कोर्टरूम में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि हर किसी की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। एक तरफ टंडन परिवार खड़ा था, जिसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ नायरा और उसका परिवार इंसाफ की उम्मीद में अदालत की हर बात को ध्यान से सुन रहा था। सभी को लग रहा था कि अब फैसला दूर नहीं है, लेकिन तभी ऐसा सवाल उठा जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। इंस्पेक्टर ने अचानक अपनी टीम की तरफ देखा और पूछा, एविडेंस रूम का फुटेज कहाँ है? पूरे कोर्टरूम में हलचल मच गई। सभी की निगाहें पुलिस अधिकारियों पर टिक गईं। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक अधिकारी धीरे से बोला, सर, एविडेंस रूम का फुटेज नहीं है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा बदल गया। उन्होंने दोबारा पूछा, क्या मतलब, फुटेज नहीं है? अधिकारी ने घबराते हुए जवाब दिया, सर, एविडेंस रूम के अंदर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। यह सुनकर कोर्टरूम में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने महत्वपूर्ण केस में एविडेंस रूम की रिकॉर्डिंग आखिर गायब कैसे हो सकती है। इंस्पेक्टर ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, ठीक है, एविडेंस रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चलाओ। कुछ मिनट तक सिस्टम चेक किया गया। सभी की सांसें थमी हुई थीं, लेकिन फिर टेक्निकल टीम ने जो जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। सर, बाहर का फुटेज भी उपलब्ध नहीं है। अब कोर्टरूम में फुसफुसाहट तेज हो गई। लोग समझ चुके थे कि मामला सामान्य नहीं है। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। लाइट जाने से पहले किसी ने सीसीटीवी कैमरे बंद किए और लाइट वापस आने के करीब 2 मिनट बाद उन्हें दोबारा चालू किया गया। पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। उन्होंने आगे कहा, यानी यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। जिसने भी यह किया उसने पूरी प्लानिंग के साथ किया। उसे कैमरों की लोकेशन भी पता थी, बिजली कब जाएगी इसका भी अंदाजा था, और वह यह भी जानता था कि किस समय एविडेंस रूम तक पहुंचना है। अब हर व्यक्ति के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर वह कौन था? इसी बीच टंडन परिवार का वकील अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने अदालत की ओर देखते हुए कहा, माननीय न्यायालय, मेरे क्लाइंट टंडन परिवार एक बहुत ही सम्मानित और जानी मानी फैमिली है। वे दहेज लेने जैसा घोर अपराध कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि नायरा जी और उनके परिवार को कोई गलत फहमी हुई है। वकील की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरी ओर से तेज आवाज आई, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पूरा कोर्टरूम फिर शांत हो गया। सरकारी पक्ष के वकील ने कहा, यह सिर्फ गलत फहमी नहीं है। टंडन परिवार पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और उपलब्ध सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह मामला केवल एक आरोप नहीं बल्कि अपराध का है। अगर अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य इसे सिद्ध करते हैं तो कानून के अनुसार दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। दोनों पक्षों के तर्क सुनकर अदालत का माहौल और गंभीर हो गया। मैजिस्ट्रेट साहब ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपके पास जो भी सबूत उपलब्ध हैं उन्हें अदालत के सामने पेश कीजिए। पूरे कोर्टरूम की निगाहें अब इंस्पेक्टर पर थीं। इंस्पेक्टर कुछ क्षण शांत रहे। ऐसा लगा जैसे वह हर शब्द बहुत सोच समझकर बोलना चाहते हों। उन्होंने धीरे से कहा, सबूत। बस इतना सुनते ही कोर्टरूम में मौजूद हर व्यक्ति की उत्सुकता बढ़ गई। क्या सचमुच सारे सबूत चोरी हो चुके थे, या फिर जांच टीम के पास अभी भी ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद था जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी? टंडन परिवार के कुछ सदस्यों के चेहरों पर हल्की राहत दिखाई देने लगी। उन्हें लगा कि यदि सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो शायद केस कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी ओर इंस्पेक्टर के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि गहरी सोच दिखाई दे रही थी। इससे यह साफ था कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। नायरा चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसके मन में एक ही विश्वास था कि सच चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन सामने जरूर आएगा। वहीं अदालत में बैठे लोग भी अब अगले खुलासे का इंतजार कर रहे थे। कहानी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां एक गायब सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया था। अब यह सिर्फ दहेज का मामला नहीं रह गया था, बल्कि यह पता लगाना भी उतना ही जरूरी हो गया था कि आखिर किसने सबूतों तक पहुंचने की हिम्मत की और क्यों। कोर्टरूम में फिर से सन्नाटा छा गया। हर निगाह इंस्पेक्टर पर थी, क्योंकि अब जो भी अगला सबूत सामने आने वाला था वही इस पूरे केस की दिशा तय कर सकता था।
क्या चोरी के पीछे कोई अंदरूनी मदद थी? क्या कैमरे जानबूझकर बंद किए गए थे, या यह सब पहले से रची गई किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी थे, और यही इंतजार इस मामले को पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय बना चुका था।